Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपनी अम्ल क्षार एवं लवण की ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी हम लोगों ने 20 वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पेपरों में बहुविकल्पी एवं अति लघु उत्तरी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला नंबर देखें, जिसमें बताया गया कि क्षारों के भौतिक गुण। जो क्षार होते हैं, हमारे क्षार होते हैं, वो भौतिक गुण यानी कि बाहरी रूप उनका कैसा होता है। तो देखेंगे जो स्वाद होगा उनका, स्वाद में अगर देखें तो स्वाद में कैसे हो, सभी क्षार तीखे व कड़वे होते हैं। कैसे होंगे, तीखे होंगे और कड़वे होंगे। नेक्स्ट जो है स्पर्श यानी छूने में कैसे होंगे, तो सभी क्षार छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जैसे कि साबुन की टिकिया को टच करते हैं गीले हाथों से तो हमें क्या होता है, हल्का हल्का चिकना महसूस होता है। तो छूने में कैसे होते हैं, छूने में ये हमारे चिकने होते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति प्रबल त्वचा पर संचारी प्रभाव पड़ता है। संचारी प्रभाव मतलब कि हमारी त्वचा जो होती है हल्की हल्की रूखल रूखल सी दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट जो हमारा है डी नंबर, उसमें बताया है कि सूचक जैसे यानी सूचक जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसके साथ, क्षार के साथ। किसके साथ, जो क्षार के साथ सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। कौन कर देते हैं, तो हमारे क्षार कर देते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, एक प्रकार क्या होता है, ये हमारा सूचक होता है। क्या हो जाएगा, सूचक हो जाएगा। ये सूचक कौन कौन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, लिटमस पेपर, ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे सूचक में आते हैं। मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी रंग से पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। कौन करेगा, करेगा क्षार। जब तुमसे पूछेगा कोई विलयन गुलाबी रंग का था, वह उसमें कुछ मिथाइल ऑरेंज डाला, वह पीला हो गया, तो वह पदार्थ या वह विलयन कौन सा विलयन है, तो वह क्षारीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है फिनोप्थलीन, रंगहीन से गुलाबी में बदल जाता है। फिनोप्थलीन होता जो है, फिनोप्थलीन कैसा कलर होता है, रंगहीन होता है। वह रंगहीन से किस कलर में बदल जाता है, वह हमारा गुलाबी रंग में बदल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्षारों के रासायनिक गुण। अभी हम लोगों ने भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की, अब हमारे रासायनिक गुण हैं। तो उसमें देखेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव, क्षार जो होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, उन पर ऊष्मा का प्रभाव कैसा पड़ता है, ऊष्मा यानी कि हीट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, अब गठित नहीं होते हैं। लेकिन जब इन्हें बहुत अधिक टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। क्या होते हैं, पिघल जाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अमोनिया एवं जल में अपघटित हो जाता है। क्या, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो वह अमोनिया में और जल में टूट के परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है अन्य सभी धात्विक ऑक्साइड यानी जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, अधिक गर्म करने पर कितना, जब उनको अधिक गर्म किया जाता है तो धात्विक ऑक्साइड एवं जल का निर्माण करते हैं। किसका, धात्विक ऑक्साइडों का और जल का निर्माण करेंगे। चाहिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कैल्शियम के क्या बन गए, कैल्शियम के हमारे ऑक्साइड बन गए और हमारा जल बन गया। क्या बन गया, और हमारा जल बना। कैल्शियम के ऑक्साइड बने और जल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है अम्लीय ऑक्साइडों से, जब किसकी क्रिया, जब क्षार की क्रिया किससे कराएंगे हम लोग, अम्लीय ऑक्साइड यानी कि जो अम्ल के ऑक्साइड होते हैं उनसे कराएंगे। अम्ल के ऑक्साइड जैसे कि CO2, SO2, P2O5, ये सभी क्या हैं, अम्ल के ऑक्साइड होते हैं। सभी अम्लीय ऑक्साइड सभी क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हमारा लवण बनेंगे और जल का क्या होगा, निर्माण होगा। सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड जल का निर्माण नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तुमसे पूछेगा कि कौन जल का निर्माण नहीं करता है, कौन से अम्लीय ऑक्साइड जल का निर्माण नहीं करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि सोडियम यानी कि Na और कैल्शियम और
कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये जल का निर्माण नहीं करेंगे। कौन करेगा, CO2 करेगा, SO2 करेगा, PO2 5 करेगा, लेकिन सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारे क्या नहीं करेंगे, जल का निर्माण नहीं करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है कुछ अभिक्रियाएँ दी हैं उनकी मदद से हम समझेंगे कि कैल्शियम के ऑक्साइड, देख सकते हैं कि कैल्शियम का क्या है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 है। क्या है, SO2 है। इसकी जब क्रिया कराई गई तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट बना। क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना, लेकिन क्या नहीं बना, जल नहीं बना। क्या नहीं बना, यहाँ पे जल नहीं बना। नेक्स्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के माने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराई गई तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना और जल का निर्माण हुआ। क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट बना और जल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कैल्शियम डाइऑक्साइड से कराई गई तो कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल बना। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का मतलब यहाँ पे OH आयन है और यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है 3 नंबर, उसमें बताया गया है कि अम्लों से जब क्रिया, अम्लों से क्रिया, अभी क्या था, अभी यहाँ पे था हमारा अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। इसमें हम लोग अम्लीय जब अब क्षार की क्रिया, किसकी क्रिया, क्षार की क्रिया अम्ल से कराएंगे। अभी हम लोगों ने अम्लों के ऑक्साइडों से देखी थी, अब हम डायरेक्टली अम्ल से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्षार की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो केवल क्या बनता है, केवल और केवल लवण बनते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। कौन सी क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या बनेंगे, तो लवण बनेंगे और उदासीनीकरण विक्रिया होगी। इसी को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया की सहायता से CaO और 2HCl, ये क्या CaO, ये अब हमारा क्षार हो जाएगा और ये अम्ल जब क्रिया हुई तो यहाँ CaOCl2 बना। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 4 नंबर, उसमें बताया है कि जब विलय धात्वी लवणों से, किससे, विलय जो होते मतलब घुलित, विलय मतलब घुलित लवणों से जब क्रिया होती है तो सोडियम पोटेशियम विलय लवण क्षारों से क्रिया नहीं करते। कौन से, विलय धात्वी लवणों से जब विलय धात्वी लवणों से जब क्रिया होती है तो सोडियम पोटेशियम के विलय लवण क्षारों से क्रिया नहीं करते हैं। अन्य सभी धातुओं के विलय लवण NaOH और KOH जैसे प्रबल क्षारों से क्रिया कर अविलय धात्वी क्षार निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे कि जब क्षार की क्रिया विलय धात्वी लवणों से कराई जाती है तो क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम के विलय लवण क्षारों से क्रिया नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ये सोडियम और पोटेशियम के विलय लवण होंगे वह क्षारों से क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन अन्य सभी धातुएं, जो अन्य धातुएं जैसे कि NaOH KOH प्रबल क्षारों से क्रिया कर अविलय क्षारों का निर्माण करते हैं। आइए अभिक्रिया की सहायता से देखेंगे कि जब एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से कराई गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का क्या हुआ, निर्माण हो रहा है। ओके बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा है 6 नंबर, उसमें बताया गया है कि जब अमोनियम लवण की क्रिया क्षारों से कराई जाती, किसकी, अमोनियम लवण जो होते हैं उनकी क्रिया जब क्षारों से कराई जाती है तो धात्वी लवण जल एवं अमोनिया गैस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और एक तो जल बनाएंगे, दूसरा हमारा NH3 का निर्माण करेंगे। कब, जब अमोनियम जो यानी कि जो अमोनिया से लवण बने होंगे उनसे जब हम क्षार की क्रिया कराएंगे तो जल और NH3 यानी कि अमोनिया गैस बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया गैस का निर्माण होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हम इस अभिक्रिया की सहायता से भी समझ सकते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक तरीके का अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम लवण है जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से कराई जाती है तो
सोडियम क्लोराइड के बनी, क्या बनी, सोडियम क्लोराइड बनी और हमारा जल बन गया, क्या बना। और देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया गैस क्या हो रही है, बन रही है, अमोनिया गैस बन गई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अमोनियम ऑक्साइड जो होते हैं उनसे के अमोनियम के जो लवण होते हैं जब उनसे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगे, तब हमारे जब अमोनियम के लवणों से क्रिया कराएंगे तब जल और तब हमारे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा और अमोनिया बनेगी। ओके बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे कि 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोक्साइड था, यहाँ क्लोराइड बन गया। क्यों क्लोराइड बन गया, क्योंकि ये विस्थापित होकर Cl2 के पास चला गया, इसलिए इस कैल्शियम के क्लोराइड बने और जल का निर्माण हुआ और हमारी अमोनिया गैस बनी, क्या बनी, अमोनिया गैस बनी। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है बताया गया है कि क्षारों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। हम लोग पेपरों में देखेंगे, आपको पेपरों में पूछा जाएगा कि हम बताइए कि क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे कि यह हमारा NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षारीय विलयन या क्षारीय पदार्थ है। इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट बनाने में, कागज उद्योग में, रेयान निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अभिकर्मक बोलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है उसमें बताया है कि CaOH2 का उपयोग, ये भी एक हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारीय पदार्थ है। इसका उपयोग दीवालों पर सफ़ेदी के रूप में, किसमें, दीवालों के सफ़ेदी रूप में, जब लोग कलर कराते हैं उसमें उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु बनाने में, कुछ क्षेत्रों पर जल जो होता है कठोर होता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, उसको कठोर जल बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर, किसका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट जो है NH4OH का उपयोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यूरिया एवं उर्वरक बनाने में, यूरिया मतलब खेतों में जो खाद डाली जाती है जो सफ़ेद रंग की होती है, श्वेत कलर की दिखेगी, एवं उर्वरक जो उनकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो हम दवाइयों का इस्तेमाल फसलों में करते हैं उसको बनाने में भी NH4OH यानी कि क्षारों का उपयोग किया जाता है। और अमोनियम लवण बनाने में, यानी कि जो अमोनिया के कुछ लवण होते हैं उनको बनाने में भी इन्हीं का उपयोग होता है, यानी कि क्षार का उपयोग होता है। लास्ट जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग एंटासिड प्रति अम्ल बनाने में और वस्त्र बनाने में, ये एंटासिड हम लोग देख चुके हैं कि इसका उपयोग पदजमी यानी अपच घटाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्षारों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी या वस्त्र उद्योगों में भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें पूछा है कि अम्लों का उपयोग, अभी हम लोगों ने क्षारों के उपयोग देखे, अब हम लोग अम्लों का उपयोग देखेंगे यानी एसिड का उपयोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस देखी होगी आप लोगों ने, सुना होगा नाम, और कलई करने से पहले चद्दर को साफ़ करने में, यानी कि जो कुछ कपड़े होते हैं उनको साफ़ करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, HCl यानी कि अम्ल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने में किया जाता है, किसमें किया जाता है, कपड़े की रंगाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है HNO3 के उपयोग सोना व चांदी के शोधन में किया जाता है, यानी जब अयस्कों से सोना चांदी निकाला जाता है तब भी हमें अम्लों का उपयोग ही मिलता है। और विस्फोटक, उर्वरक, औषधि बनाने में भी अम्लों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रहता है। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें कहा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सबसे साइंस का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोगी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, H2SO4 को हम लोग प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। ओके बच्चों, ये जो है प्रबल अम्ल भी है। विद्युत अपघट्ट के रूप में लैड बैक्टीरिया में
तेल शोधक कारखानों में शोधन के लिए किया जाता है। उर्वरक, प्लास्टिक, रंग और कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग ये अम्ल और अम्ल एवं क्षार के उपयोगों को बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर या फिर क्लास को रोक कर पढ़ सकते हैं। ये आपको किसी ना किसी रूप में आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 9 नंबर में बोला है कि जब जल में, किसमें, जल में क्या क्या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता कितनी H3O या OH में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में बोलें, जब या तो जलीय विलयन या तो अम्ल का हो या तो क्षार का हो, मिलाने पर जब आयन की सांद्रता चाहे अम्ल के हो या फिर क्षार के हो, प्रति इकाई में आयतन में कमी हो जाती। क्या हो जाती? कमी मतलब नीचे की ओर, यानी कि कम। कमी मतलब कम हो जाते हैं। क्या? आयन क्या कम होते हैं? आयन कम हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? इसी को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग बच्चों तनुकरण बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 10 नंबर, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। कैसे नहीं होते? प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर, क्या, पूर्णतः आयनित होकर यानी कि घुल कर, क्या होकर, हम देखेंगे कि जो पूर्णतः घुल कर क्या करें, आयन उत्पन्न। कौन से आयन? या तो H+ आयन या H3O आयन का आयन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन, कौन से आयन? या तो H+ आयन या तो H3O देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे सभी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो जल्दी क्रिया मतलब जो आयनित हो जाएं, प्रबल अम्ल जो जल्दी आयनित ना हो या कम मात्रा में आयनित हो। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित ना होते हैं तथा विलयन में H3 आयन उत्पन्न करते हैं पर कम मात्रा में। कम कितने मात्रा? कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं। वियोजित नहीं होते। विभाजित मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होते या कम विभाजित होते हैं। तो क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? H+ आयन और H3O आयन उत्पन्न करते हैं। ऐसे अम्लों को हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रबल क्षार, अब ये अम्ल थे अब क्षार हो गए। वे क्षार या क्षारक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएंगे? वो हमारे प्रबल क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार कहलाएंगे। कब? जब वे पदार्थ जो क्षारीय विलयन में वियोजित होकर OH- उत्पन्न करते हैं प्रबल मात्रा में, कितने अधिक मात्रा में। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है दुर्बल क्षार। क्या? अभी प्रबल क्षार था, दुर्बल वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। इसमें पूर्णतः आयनित हो रहे थे, वियोजित हो रहे थे। इसमें पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं हो रहे और कम मात्रा में ही OH- देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते तो हैं पर कम मात्रा में देते। जैसे पड़ोस वाली आंटी कम चीनी हमें कभी कभी देती हैं लेकिन कम मात्रा में देती हैं। उसी प्रकार से दुर्बल क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते तो हैं पर कम देते हैं। कैसे? जैसे हमारी आंटी हमें चीनी कटोरी में कम देती है। नेक्स्ट जो है बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे pH मान यदि 0 होगा, क्या होगा? 0 होगा तो वे क्या होंगे? प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल होंगे। कौन से अम्ल होंगे? जिसका pH मान 0 होगा वह प्रबल अम्ल होंगे। क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, यदि pH मान कितना होता है? 7 होगा तो वह उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। यदि 0 होगा तो प्रबल अम्ल होंगे और 7 होगा तो उदासीन हो जाएंगे। और हमारा यदि 14 हुआ यानी कि 14 हुआ तो वह प्रबल क्षार होंगे, यानी कि वह क्षारी होगा। कैसा होगा? क्षार होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें बताया गया है कि ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपको आपके पेपरों में इनमें से एक ना एक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बच्चों थोड़ा सा विलम्ब या ध्यान से जो देखने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सोनेंट जो HCl होता है उसका pH मान कितना होता है? 0 होता है। अमाशयिक रस या पाचक रस का pH मान
1.4 होगा। कितना होगा? 1.4 होगा। नींबू का पीएच मान 2.5 हो जाएगा। बच्चों ये पीएच मान आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये पीएच मान आपको पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, सिरके का पीएच मान 4 होता है, केवल और केवल 4 होगा। टमाटर का पीएच मान 4.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.1 हो जाएगा। कॉफ़ी का पीएच मान 5.0 हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अम्लीय होती है और उसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और जो हमारा दूध होता है उसका पीएच मान 6.5 होगा। समझे बच्चों? क्यों होगा? क्योंकि दूध से ही दही बनता है। नेक्स्ट जो हमारा है, शुद्ध जल, जो जल होता है जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान 7 ही होगा क्योंकि यह उदासीन होता है, ना तो खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, सिर्फ पानी होता है और इसको उदासीन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, लार, खाने से पहले की लार। कौन सी? जो खाना खाने से पहले की लार होती है उसका पीएच मान 7.4 होता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट जो है, रक्त रुधिर। क्या? रक्त रुधिर। रक्त रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड का पीएच मान हमारा 7.4 यानी कि यह कैसा होता है? यह हमारा क्षारीय होता है। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और लास्ट है हमारा अंडा। अंडा भी क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.8 होगा। ओके बच्चों, ये सारे के सारे क्या? ये सारे के सारे पीएच मान आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या क्लास को रोक के ज़रूर पढ़ें। यदि कहीं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। इनमें से एक न एक पीएच मान आपको 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा। ये 100 और 100% क्या होती है? गारंटी होती है कि पीएच मान पूछा ही जाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है, देखेंगे टूथपेस्ट यानी कि जो मंजन सुबह सुबह उठ के रगड़ते हो दांतों में, वह क्या होता है? वह हमारा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसका पीएच मान 8.0 होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, खाना सोडा या बेकिंग सोडा। जो सोडा होता है उसका पीएच मान 8.5 होता है। 8.5 होता है। नेक्स्ट जो है और लास्ट हमारा लिस्ट जो है, धावन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, वह हमारा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 9 पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। 9.0 किसका पीएच मान? किसका? धावन सोडे का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है और ये क्षारीय पदार्थ होता है। इसका पीएच मान 8.5 होता है। 8.5 होता है। ओके बच्चों। और सबसे ज़्यादा जो प्रबल क्षार होता है वह होता है 14 यानी कि NaOH। जो NaOH होता है यह प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार का पीएच मान 14 होता है और प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। आई बात समझ में बच्चों? बात समझ में आई हो तो ध्यान से पढ़ना। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 30 क्वेश्चनों का काम करने वाली है। तो बच्चों क्लास में बने रहें। नेक्स्ट जो हमारा है, पीएच मान का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, पीएच मान की सहायता से क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आप देखें, कृषि में पीएच मान का उपयोग होता है। वह कैसे होगा? तो पीएच, भूमि की पीएच ज्ञात करके उसमें बोई जाने वाली फसलों का रासायनिक खादों का निर्धारण, यानी कि यह हम चेक करते हैं कि कौन सी खाद हमें कम, कौन सी ज़्यादा डालनी चाहिए। इसका उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। किसका? पीएच मान का या पीएच स्केल का। नेक्स्ट जो होता है, पाचन में या पाचन तंत्र में, पाचन में अमाशय द्वारा जठर रस का श्रावण किया जाता है, यानी कि स्राव किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो पाचन में सहायता होती है। क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। किस में करता है? हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। और इसका हम देख सकते हैं, यदि हमारी डकार का या हमारे मुंह का पीएच मान कम हो रहा है, यानी कि 7 से कम होगा, तो हम लोग ऐसे में एंटासिड, कौन सी? ये बच्चों बात ध्यान रखना, ये बार बार आ रही है, एंटासिड क्या भला है ये, तो आप ध्यान रखना। एंटासिड एक प्रकार की दवाई होती है जो हमें खट्टी डकारें बंद करने में क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट जो होता है दंत क्षरण। क्या? दंत क्षरण, ये बुढ़ापे में भी होता है, बुढ़ापे पे पहले होता है। यह कब होता है? जब मनुष्य की लार, जो मनुष्य जीभ निकालता है कुत्तों जैसी जीभ देखी है आपने, इससे क्या होता है? जिसकी लार होती है, जब इसका पीएच मान 5.5 से
कम हो जाता, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या पीएच मान कम हो जाता है। तो दांतों का क्षरण यानी कि दांतों का झरना या दांतों के जो कवच होते हैं ढीले पड़ने लगते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, ये दांत होते हैं इसके द्वारा कुछ चबाते हैं तो या तो ये कमज़ोर होने लगते हैं, दर्द होंगे, कभी कभी पानी लगेगा, तो ये सभी हमारे दंत क्षरण के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 17 नंबर, उसमें पूछा गया है कि विरंजक चूड़, जो विरंजक चूड़ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसका उपयोग हम लोग बाल्टी में घुले हुए पानी में सफ़ेद कपड़ों को और सफ़ेद करने के लिए या चमकाने के लिए, ज़्यादा गंदंगे दाग लगे हों उनको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बच्चों ध्यान रखना, ये आपको बहुविकल्प में पूछा जाएगा। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कौन सा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यह रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसका निर्माण शुष्क भुजे चूने, कौन से, सूखे भुजे चूने को पर जब क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस होती है, जब प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि इससे हम कपड़े भी साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के जो पीले रंग का होगा, किस रंग का, पीले रंग का होगा। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, क्लोरीन गैस की तीव्र गंध मतलब बहुत तेज़ गंध आती है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म गैस, क्लोरोफॉर्म का बहुत नाम सुना होगा कि लोगों को सुंघा के क्लोरोफॉर्म गैस सुंघा दी, वह सो गया ट्रेन में, तो क्लोरोफॉर्म गैस भी बनाई जाई जाती है। और क्या किया जाता है, युद्ध के बाद, जैसे कि इजराइल, इसमें इजराइल का और किसका जो हो रहा है, हमास का जो युद्ध हो रहा है, और यूक्रेन और रूस वाला युद्ध हो रहा है, उससे क्या हो जाता है, जो हमारा वायुमंडल होता है वह क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए भी इसी जो पदार्थ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ का इस्तेमाल किया जाता है जहरीली गैसें हटाने के लिए। आई बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट करने बड़ी जल्दी रहती तुम लोगों को, कब लास्ट होगी कब लास्ट होगी, जल्दी जाएं खेले जाके, दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा क्रिकेट के लिए या बाकी कामों के लिए, फेसबुक चलाएंगे, फ्री फायर खेलेंगे। अगर आपको ये सब खेलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे अपने रिवीजन के लिए हमारी क्लासें ज़रूर देखें। ये आपको आपके 70 में 70 लाने की गारंटी देता है। तो देखेंगे कि बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बच्चों ये रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आप जो जरूर याद रखें, क्योंकि यदि बेकिंग सोडा की परिभाषा पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। तथा इसका निर्माण कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है, उपयोग करके किया जाता है। किसका निर्माण, बेकिंग सोडे का। और क्या होता है उपयोग, बेकिंग सोडा किस रंग का, सफ़ेद होता है, क्रिस्टल यानी कि पत्थर के रूप में क्रिस्टली पदार्थ होता है, जो जल में अल्प विलय यानी कि कम घुलता है। आपने कभी सोडा घोल के देखना तो कम घुलेगा। और इसका जली विलयन अम्लीय होता है, ये खट्टा होता है। यह हमारी कोल्ड ड्रिंक और कंचा कोला बचपन में तुम लोगों ने पिया होगा, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। यह गर्म करने पर विक्षेपित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कभी कभी नाक से और कभी हमारे मुंह से कैसी खट्टी खट्टी डकारें या फिर हमें एकदम बड़ी बड़ी डकारें आती हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के तुरंत बाद। ये सब कुछ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के कारण ही होता है। बच्चों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न विद केनी सर को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को स्पीड दें। और ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री में मिल जाएगा। तो आप अगर यदि आप कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके मांग सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Audio Jungle.